ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक ईरान से भारत के जितने भी जहाज गुजरे हैं उनसे कोई भी टोल टैक्स या फीस नहीं वसूली गई है। भारत अपने जहाजों की आवाजाही के लिए ईरान को कोई टोल नहीं दे रहा, इसीलिए भारत को अमेरिका नाकेबंदी से, जो अमेरिकी नाकेबंदी है, उससे छूट मिल रही है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं ब्लॉकेड लगा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब था, लेकिन उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया अमेरिकन ने। दिस इज द इरानियंस आर सेइंग। आज हमारे भी एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इरानियंस कुड नॉट टॉक टू बैक होम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो अपने आयतुल्लाह से बात नहीं कर रहे थे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने उधर ही कम्युलेट किया। ये जो टॉक्स हैं दोस्तों, इस्लामाबाद सो कॉल्ड टॉक्स, ये फेल होनी थी, डे 1 से होनी थी। और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, जब से मैंने पहली बार मीडिया में पढ़ा कि इस्लामाबाद होस्ट करेगा ईरान और यूएस के बीच में टॉक्स, तब से मैं ये कह रहा हूं कि ये टॉक्स फेल होने वाली हैं, ये फेल होकर रहेंगी। और इसके कई सारे कारण हैं। और आप ये मत समझना कि आखिरी बार ये टॉक्स हो रही हैं, ये और टॉक्स होंगे। ईरान और अमेरिका दोनों के डेलीगेशन पाकिस्तान आ गए और जी हमने बात करवा दी और हमने ये करवा दिया। तो बात क्या करवाई आपने, रिजल्ट क्या निकला है? जाहिर है कि रिजल्ट जो है वो जीरो है। आपने उसको कुछ भी आप नहीं करवा पाए और ये जो एक नाकामी आपको देखनी पड़ी है, उसके बाद तो थोड़ी सी अकल आ जानी चाहिए। वैसे तो ये आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि चाहे वो ईरान हो या चाहे वो अमेरिका हो, दोनों ही एक दूसरे की दी हुई डिमांड्स को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। बेसिकली कैसा इनको बेवकूफ बनाया नेतन्याहू ने, यहां तक के मार्को रूबियो जो इतना हॉकिश है ईरान प्रो इजराइल, उसने भी नेतन्याहू की उस रिपोर्ट के मुताबिक उसने ट्रंप को कहा दिस इज ऑल बुलशिट जो नेतन्याहू कह रहा है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हालत बने हुए हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े हेडेक बन चुके हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स की कंप्लीट ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कड़े अल्फाज में वार्निंग दिया है कि अगर ईरान की फास्ट अटैक बोट्स ने अमेरिकन ब्लॉकेड को क्रॉस करने या उन्हें उकसाने की कोशिश की तो उन्हें बिना किसी देरी के समंदर में डुबा दिया जाएगा। लेकिन इस भयंकर टेंशन और नेवल वॉर के माहौल के बीच भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की ताकत दिखाती है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बाकी सभी देशों के जहाज़ों पर तो भारी भरकम टोल टैक्स और फीस लगा रखी है, लेकिन इंडियन शिप से 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जा रहा है। यह भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि जब इंडियन वेसल्स टैक्स नहीं दे रहे तो अमेरिका ने भी उन्हें अपनी नाकेबंदी से बाहर रखा है, यानी हमारा ट्रेड बिना किसी रुकावट के चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएस डिस्ट्रॉयर्स ने ईरान की बॉर्डर से महज 200 किलोमीटर दूर मोर्चा संभाल लिया है और ईरान ने ओमान की टेरिटरी में सी माइंस बिछाकर कौन सी नई चाल चली है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब कई नेताओं और लोगों ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की थी। ये कहा कि भारत ने ईरान को शायद नाराज कर दिया है और अब हमारे लिए कई मुश्किलें पैदा होने वाली है। लेकिन आज सच क्या है? आज भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार करके भी आ रहे हैं और ईरान हमसे टोल टैक्स भी नहीं ले रहा है, जो कि बाकी देशों से वो वसूल रहा है। बेसिकली कैसा इनको बेवकूफ बनाया नेतन्याहू ने, यहां तक के मार्को रूबियो जो इतना हॉकिश है ईरान प्रो इजराइल, उसने भी नेतन्याहू की उस रिपोर्ट के मुताबिक उसने ट्रंप को कहा दिस इज ऑल बुलशिट जो नेतन्याहू कह रहा है। जेडी वांस वाज नॉट देयर इन दैट मीटिंग, तुलसी गैबर्ट नहीं थी। तो बाकी के सारे लोगों ने कहा कि ये तो बुलशिट है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस हेड है और मिलिट्री का हेड है, उन्होंने कहा फार्सिकल, ये नहीं होगा, लेकिन वो सुना ही नहीं ट्रंप, बस उसको नेतन्याहू की सुनना था गया। अब वो फंस गया है। उसको ये अनलाइकली कहा था इजराइल ने, नेतन्याहू ने कहा था कि हॉर्मुज़ पे कंट्रोल हासिल करना ईरान इज अनलाइकली, क्योंकि हम पहले हफ्ते में इतना उनको तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो फंस गए हैं। तेल की कीमत देखिए आप, जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वी विल हैव सीज फायर, तो तेल की कीमत 114 से गिरकर 95 हो गई थी। अभी मैं आपसे बात करने से पहले चेक किया, 102 हो गई है वापस। और कमर साहब एक मजे की बात पता, मुझे नहीं पता था, ये अभी पता चला कि हम जो तेल की कीमत देख रहे हैं ना, वो कोटेशन है। अगर मिसाल के तौर पे आपको तेल खरीदना है तो आप जाके देखेंगे, अच्छा $102 में है,
तो मुझे चाहिए जून में, तो मैं जून में 102, लेकिन अगर जापान वहां आके कहता है मैं जून के लिए 103 देता हूं, तो आप गए, आपको नहीं मिलेगा तेल, देन यू विल हैव टू अप इट। तो इस लाइक बिडिंग वॉर चलता है। अगर आपको आज तेल चाहिए ना, तो वो 132 है, आज की जो स्पॉट प्राइस है वो 132 है। सो आई डिडंट रियलाइज कि ये एक अलग शोशा है, बिकॉज मैं तो खरीदता और बेचता तो नहीं होना तेल। तो इट वॉज टू मी सो शॉकिंग टू फाइंड आउट कि स्पॉट प्राइस एक अलग चीज होती है और ये प्राइस अलग होती है। सो उसमें एक लंबा सा आर्टिकल आया था जो मैंने उसके ऊपर भी जो एक शो किया था मैंने ब्लॉकेट का, तो उन्होंने तफसील से बताया था कि जब 114 हो गया था तेल की कीमत, तो 144 हो गया था एक्चुअल परचेजिंग प्राइस। तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए इस प्राइस की वजह से। अमेरिका में कह रहे हैं कि मिड टर्म तक भी तेल की कीमत कम नहीं होगी अगर आज मसला हल भी हो जाता। एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, उसने कहा तेल की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फेदर की तरह नीचे आती है, धीरे 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 जब्बल के ऊपर जाती। तो उसमें क्या होता है, जैसा प्राइस, अब जैसा कि अब मार्केट प्राइस ऊपर गया, सारे ऑयल कंपनीज विल सेल एट द मार्केट प्राइस, वो सस्ते में नहीं देंगे आपको। लेकिन जब प्राइस गिरने लगा तो वो कम नहीं करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। तो अगर तेल की कीमत अब 70 भी हो गई, 80 भी हो गई, तो वो 4 से 3 नहीं होने वाला है अमेरिका में तेल की कीमत। इट विल टेक मंथ्स टू डू, मे बी मिड टर्म तक। खुद ट्रंप ने कहा कि मिड टर्म तक तेल की कीमत कम नहीं होगी। तो अब ट्रंप के लिए 2 प्रॉब्लम हो गए थे। एक कि हार गए तुम, हॉर्मुज तो ईरान कब्जा कर लिया और ईरान हॉर्मुज से पैसे बना रहा है $2 मिलियन पर बोट के। तो ये ट्रंप ने इतना मजाक उड़ाया था JCPOA का कि बार बार ये कहकर के ओबामा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। इस खतरे से इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक तरफ इन्होंने यहाँ पर अपनी एक कह लीजिए चौधराहट जो है वो जमा के रखी है और इनका ख्याल है कि जी इन्होंने एक बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हासिल की है कि अगर ईरान और अमेरिका दोनों के डेलीगेशन पाकिस्तान आ गए और जी हमने बात करवा दी और हमने ये करवा दिया, तो बात क्या करवाई आपने, रिजल्ट क्या निकला है? जाहिर है कि रिजल्ट जो है वो 0 है, आपने कुछ भी आप नहीं करवा पाए। और ये जो एक नाकामी आपको देखनी पड़ी है, उसके बाद तो थोड़ी सी अकल आ जानी चाहिए। वैसे तो ये आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि चाहे वो ईरान हो या चाहे वो अमेरिका हो, दोनों ही एक दूसरे की दी हुई डिमांड्स को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में ये सोचना कि नहीं ये लोग हमारी बात सुन लेंगे और हमारे हिसाब से चलेंगे और इनकी लड़ाई हम बंद करवा देंगे, तो हम अभी तक अफगानिस्तान के साथ तो अपना झगड़ा जो है वो खत्म करवा नहीं पाए। हम जो पीस मेकर बने घूम रहे हैं कि जी हमारी वजह से पीस हो रहा है और हमारी वजह से लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे हैं, तो हमें अपने बारे में भी थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए, अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए कि हम भी तो किसी तरफ से अपने लड़ाई झगड़े खत्म नहीं कर पा रहे अफगानिस्तान के साथ। तो अगर या इवन भारत के साथ भी जो हमारी टेंशन चल रही है वो बरसों से चल रही है और उसके लिए कई बार बात भी की जा चुकी है, कई बार कोशिश भी की जा चुकी है, भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है, लेकिन हम कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हम ये झगड़ा चलता है वही चाहिए होता है, इसीलिए कि अगर भारत के साथ भी हमारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया तो बहुत से लोग जो कि कश्मीर के नाम पर और जो भारत पाकिस्तान टेंशन के नाम पर कमाते हैं, उनकी वो कमाइयां, उनके वो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर है जब आपका भारत से झगड़ा ही नहीं रहेगा तो फिर किस बात के लिए आप डिफेंस बजट ले रहे हैं, किस बात के लिए आप बार बार ये डरा रहे हैं कि जी हम ना होते तो भारत खा गया होता। मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी कमजोर कंट्री जो कि हर वक्त IMF वर्ल्ड बैंक के दर पे रहती हो, जिसकी इकोनॉमी इंतहाई खराब हो, जहां पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो खराब हो, जहां पर हेल्थ सेक्टर और कई दूसरी चीजों के ऊपर काम करने के बजाय लोग सिर्फ अपनी पर्सनल जो वेल्थ है उसी को बढ़ाने में लगे होते हैं, वो लोग जो कि पावरफुल है, ऐसी कंट्री को भारत तो क्या अफगानिस्तान या कोई भी खाने को मेरे ख्याल तैयार नहीं हो। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये माहौल शांत होगा या फिर ये एक बड़ी जंग शुरुआत है। देखिए, 14 दिनों का जो सीजफायर 8 अप्रैल को शुरू हुआ था, उसका काउंटडाउन अब तेजी से खत्म हो रहा है और मुश्किल से 8 दिन बाकी रह गए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक्स चल रही थी, वो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है, जिसका सीधा मतलब है कि सीजफायर खत्म होते ही समंदर में धमाके सुनाई दे सकते हैं। अमेरिका का मेन मकसद ईरान की उस सप्लाई चेन को तोड़ना है जिसके जरिए वो हर महीने करोड़ों बैरल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें से 90% तो अकेला चाइना खरीदता है। ईरान ने तेल की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाकर अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई कर ली है
और अमेरिका इसी वॉर चेस्ट को बंद करना चाहता है। भारत के लिए ये सिचुएशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है, जहां हमें अपने एनर्जी इंटरेस्ट और ग्लोबल रिलेशंस दोनों को बैलेंस करना है। अगर ये वाटर वॉर लंबी खींची तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हो सकती है और इसका असर सीधा हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। आपका इस पूरा मुद्दे पर क्या स्टैंड है? क्या आपको लगता है कि भारत इसी तरह इस क्राइसिस से सेफ निकल पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।